conventional sources of energy, and the first one is called fossil fuels. Fossil fuels वो लकड़ी जिसको हमारे दादा परदादा या प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन बींग्स ने भी यूज़ किया। आग जलाई तो सबसे पहले किस चीज़ को जलाया? लकड़ी को। एंड दिस इज़ व्हाट लकड़ी इज़ अवेलेबल और इट्स कॉल्ड अ फ्यूसल फ्यूल। और यही लकड़ी जो हुआ ना, बहुत बार क्या हुआ, सो वी हैव भूकंप, वी हैव डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज़, एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे पेड़ पौधे ज़मीन में दब गए। एंड दबने से क्या हुआ, दीज आर द ऑर्गेनिक मटीरियल्स, एंड ये ऑर्गेनिक मटीरियल फाइनली कन्वर्ट हुए फॉसिल फ्यूल्स में। मीन्स लाइक कोल, कोयला बन गए, ऑयल, कुछ ऑयल में कन्वर्ट हो गए, ऑयल से हमने निकाला, फिल्टर किया, वी फाउंड आउट केरोसिन, केरोसिन को और फिल्टर किया, वी गॉट प्रोपेन एंड द नेचुरल गैस। सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। ये तो आपको मालूम है। तो ये वो फॉसिल फ्यूल्स जो फॉसिल्स की वजह से हमें मिले। और फॉसिल्स क्या चीज़ होती है? वो पेड़ पौधे, लिविंग थिंग्स, डायनासोर्स जो कि किसी कैलेमिटी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज़मीन में दब गए। एंड दबने से क्या हुआ, वो दे कन्वर्टेड आइदर इनटू कोल और ऑयल और गैस। क्लियर? वेरी गुड। सो द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि एक ही बार दबे, एक ही बार वो डायनासोर दबे या पेड़ जंगल दब गए, अब बार बार तो नहीं दब रहे, राइट? सो इसका रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड और द एनिमल्स और द ऑर्गेनिज्म और द बैक्टीरिया टू द कोल और ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, और इट इज़ नॉट हैपनिंग एवरी डे। सो वी से दिस इज़ नॉट नॉन रिन्यूएबल। इसको आप बार बार पैदा नहीं कर सकते। जितना रिसोर्सेज अभी अर्थ में है उतना ही है, जितना कोयला है उतना ही है, जितना ऑयल है उतना ही है। इसलिए कहा जाता है ना 2050 तक पूरी दुनिया में ऑयल ख़त्म हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटेड रिजर्व्स, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल, यू कैन नॉट रिन्यू इट। दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हजारों लाखों साल लग गए, एक दिन में नहीं बनता है। दे आर ओनली लिमिटेड रिवर्स। एक लिमिट से ज़्यादा है नहीं हमारी दुनिया में। हाँ, कहीं यदि हमको मिले नहीं, अभी तक हमने सर्च नहीं कर पाए, ठीक है, जहाँ तक ह्यूमन नहीं पहुँच पाया, माइट बी दोज आर स्टिल देयर, बट स्टिल रिजर्व तो लिमिटेड ही है ना। सेम वे में वी नीड टू कंजर्व दैम। तो यदि हमको ऑयल को, कोल को, केरोसिन या प्रोपेन गैस को यूज़ करना है तो सोच समझ के यूज़ करना है, ऐसे नहीं बस अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे। तो वी हैव टू कंजर्व दैम। सो दिस इज़ अ वर्ड वी से, हमको इनको कंजर्व करना है, सो दैट हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे और बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो भी इस कोल को या ऑयल को यूज़ कर पाएँ। Otherwise, a good source of energy is once gone, is gone, because these are non-renewable sources. तो हमको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना होगा। जब हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स। हम बात कर रहे हैं बेसिकली हाइड्रो, न्यूक्लियर और विंड एनर्जी, इनकी हम बात कर रहे हैं। और क्यों हम कर रहे हैं इसकी बात? क्योंकि आज की डेट में, प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें, यदि टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स ले लें, उनका कंट्रीब्यूशन देखें, दुनिया में कौन कितना यूज़ कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री का देखें ये वर्ल्ड वाइड, तो इन द वर्ल्ड वी आर यूजिंग अराउंड से 60% इज कोल, द रेड पार्ट। देन द ग्रीन पार्ट इज़ द पेट्रोलियम, इट इज़ अराउंड 20%। तो 60 + 20 हाउ मच? इज़ अराउंड से 70 और 80%। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% इज़ व्हाट? फॉसिल फ्यूल। ये दोनों फ्यूल हो गए। द स्मॉल पोर्शन, दिस येलो, ब्लू एंड दिस येलो, दिस इज द स्मॉल पोर्शन जिसमें पानी का जो एनर्जी है, दैट मीन्स हाइड्रो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इज मोर कंपेयर टू न्यूक्लियर, जरा सा है, विंड तो बहुत ही कम है। सो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दुनिया में आज की डेट में बहुत कम है। सो द टोटल वर्ल्ड इज़ रन बाय व्हाट? इज़ रन बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। इनको इसलिए कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के हमको यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके लॉट ऑफ एडवांटेज भी है। वी नो इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, पूरी दुनिया में नेटवर्क बहुत अच्छा है। रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाएंगे, यू विल फाइंड वुड, यू विल फाइंड कोल, यू विल फाइंड ऑयल, यू विल फाइंड केरोसिन। हाँ, होता है कि नहीं होता है? बट इनके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये मास में यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत करते हैं, लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, तेल जलाओ, धुआं निकलता है, लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एयर। और एयर पोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होते हैं?
बर्न्ट कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनको कॉक्स, सॉक्स या नॉक्स बोलते हैं। कॉक्स, सॉक्स और नॉक्स के बारे में हमने वैसे 9th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि x जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सपोज x की वैल्यू यदि 1 है तो क्या बन गया फॉर्मूला, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि ये 2 हो गया तो क्या बन गया, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे में SO मीन्स SO2, 2 हो गया यदि SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड। या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, N2O2 होता है और N2O5 होता है। तो x की वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो जो ऑक्साइड्स हैं, जब भी कोई चीज़ बर्न होती है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स में यही होता है। और जब ये बर्न होता है तो डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन जनरेट होते हैं विच पॉल्यूट्स द एयर। और इस पॉल्यूशन से होता क्या है, ये सब ना ऑक्साइड जो हैं एसिडिक ऑक्साइड हैं, और एसिडिक ऑक्साइड में जब पानी मिलता है इट फॉर्म्स एसिडिक रेन। और जो एसिडिक रेन है, जब रेन मीन्स बारिश, जब ऊपर से गिरेगी तो किस पे गिरेगी, ज़मीन पर गिरेगी। एंड आफ्टर दैट इट वेंट टू व्हाट, नाले, नदी नालों में जाएगी, दैट मिक्स विद वाटर। सो इट अफेक्ट्स बोथ अवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, उसको भी ये डैमेज करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एंड CO2 बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस, इसका यदि जनरेशन ज़्यादा होगा तो इन टोटलिटी जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो उसके बीच में बैलेंस बिगड़ेगा। सो इट इफेक्ट्स द ग्रीन हाउस इन टोटलिटी। ग्रीन हाउस में यदि इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे सीजन्स हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब देर इज़ अ वेरिएशंस, क्योंकि देर इज़ अ डिस्टर्बेंस। क्यों डिस्टर्बेंस हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस की जो रेशो थी वो चेंज हो गई। तो इन सब चीज़ का सोल्यूशन क्या है, एयर फॉसिल फ्यूल्स हमें यूज़ भी करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अराउंड 80% हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो कैसे यूज़ करें, एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। जब हम इनको बर्न करते हैं, जैसे ये लकड़ी जल रही है, इसकी इफ़िशियंसी इसको इम्प्रूव करना है। इफ़िशियंसी मतलब फ्यूल के टर्म में आप ऐसे समझें कि एक बाइक यदि 1 लीटर के अंदर 30 किलोमीटर पास में चलती थी, तो आजकल की जो लेटेस्ट बाइक हैं दे आर गिविंग एज हाई एज 100 किलोमीटर इन अ लीटर। दैट मीन्स की एवरेज इंप्रूव हो गई। एवरेज मतलब द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल यूज बाय बाइक 1 लीटर में अभी 100 किलोमीटर जाएगी, जबकि पहले कितनी आती थी, 30 किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। सेम वे में यदि हम प्रोपेन गैस जो घर में LPG वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस गैस की इफ़िशियंसी मीन्स चूल्हा का डिज़ाइन हम ऐसे करें स्टोव का कि उसमें कम गैस में हम ज़्यादा खाना बना सकें। सेम वेल में जो गांव में आपने देखे होंगे चूल्हे के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं लोगों ने ओवर द ईयर्स कि थोड़ी लकड़ी से भी उसमें वेस्टेज कम होगा। तो मीन्स वट एवर हीट इज़ जनरेटेड 100% इज़ यूटिलाइज्ड, तो आपका कम लकड़ी में ज़्यादा खाना बन जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी। ओके, दिस इज़ द सोल्यूशन। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने का क्या तरीके होते हैं, इसको लेट्स डू विद एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ टेनिस बॉल। एक टेनिस की बॉल ले लो, मेक 3 स्लिट्स इनटू इट, उसमें 3 कट लगाओ। देन पुट सेमी सर्कुलर फिन्स मतलब जैसे आपने चिड़िया के पंख देखे हैं, बस उसी तरीके फिन्स काटो। राइट, किससे काटने, मेटल शीट के लो, और इन तीनों को कहाँ पुट कर दो, ये जो आपने टेनिस बॉल में 3 स्लिट्स लगाए हैं उसमें लगा दो। फिर क्या करो, उस टेनिस बॉल के अंदर एक ना पिन को थ्रू एंड थ्रू पार कर दो, विच वर्क्स लाइक एन एक्सेल। तो इसको फोटोग्राफ से दिखना है, जब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो ये हमारी टेनिस बॉल है, उसमें हमने स्लिट काट के 3 फिन्स को घुसा दिया, मतलब इट्स लुक लाइक अ टर्बाइन, या ऐसे करके आपकी वो जो होती है ना चरखरी, जिसको हवा में घुमाते हैं, आप लेके भागते हो वो घूमती है, बस वही है। तो ये उसके 3 फिन्स हैं, और ये इस पॉइंट पर दिस इज़ एन एक्सेल। इसको यदि मैं ऐसे धक्का मारूंगा, इट कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, मीन्स इट इज़ फ्री टू रोटेट। तो आपने ऐसे बना लिया। फिर आपको क्या करना है, एक कुकर लेना है, प्रेशर कुकर, और उसमें थोड़ा पानी भरना है और उसको गर्म करना है। अब ये प्रेशर कुकर हमारा क्या हुआ है कि LPG सिलेंडर गैस पे रखा हुआ है या चूल्हे पे रखा हुआ है, और ये गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। तो इसको गर्म होने दो। इन पैरेलल ये जो हमारी टेनिस बॉल है, इसका ये जो घूम रहा है, इसको कनेक्ट कर दो विद अ साइकिल डायनोमो। साइकिल में एक डायनोमो लगा होता है,
विच कन्वर्ट्स, उसको यदि रोटेट करते हैं तो इट्स कन्वर्ट रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो हमने इसको क्या किया, ये जो रोटेट हो रहा है, जो ये जब ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन को इस डायनोमो से कनेक्ट किया। दैट मीन्स जब ये रोटेट करेगा तो डायनोमो का ये एक्सल रोटेट होगा, ये एक्सेस रोटेट होगा, तो डायनोमो से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इस डायनोमो को कनेक्ट अ बल्ब इन सीरीज, इससे एक बल्ब भी कनेक्ट कर दो। तो हमने उससे बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब यदि मैं टेनिस बॉल को घुमाऊंगा तो डायनोमो घूमेगा, डायनोमो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो मेरा बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। पर अभी तक इसको कौन घुमाएगा, टेनिस बॉल को? तो हमारा क्या है, हम क्या किए हैं, हमने प्रेशर कुकर में पानी डाला हुआ है, पहले से हीटिंग चल रही थी। दैट मीन्स नाउ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो जो इसमें जो वाटर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो इसकी जो टॉप में जहाँ से सीटी होती है वहाँ पे एक पाइप कनेक्ट करो एंड डायरेक्ट दिस जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन द प्रेशर कुकर टूवर्ड्स द फिन। इस पर कनेक्ट कर दो। तो ऐसे करके इस पर कनेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा गर्म रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, वाटर को एक स्टोव पे रखा, कुकर के अंदर डाल के उसको गर्म किया, उसने वाटर कन्वर्टेड इन स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम है, इसको आपने डायरेक्ट कर दिया इस फिन पे। और आपकी ये जो फिन है किस तरीके का, इट कैन रोटेट, तो ये इस पर रोटेट होना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा? यस, इट विल रोटेट। जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा तो डायनोमो रोटेट होगा, डायनोमो रोटेट होगा तो आपका क्या होगा, बल्ब विल ग्लो। दैट मीन्स तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने हीट दी फॉर्म ऑफ एलपीजी गैस और चूल्हा आपने रखा, लकड़ी वाला चूल्हा। तो वन टाइप ऑफ फ्यूल यू हैव यूज्ड, उसको आपने पानी को गर्म किया, वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, स्टीम में प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर से ये हमारा जो छोटा सा टरबाइन है वो रोटेट करने लगा। टरबाइन के एक्सल को हमने डायनोमो से कंट्रोल किया, डायनोमो रोटेट हुआ तो इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, एज अ रिजल्ट हमारा बल्ब जलने लगा। सो हमको घर में अपनी लाइट चाहिए तो हमने कौन सा फ्यूल यूज़ किया, वन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज़ किया, एंड नाउ वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, राइट। यही हमने किया। इसी चीज़ को ना बड़े स्केल पे किया जाता है, एग्जैक्टली सेम थिंग। दैट मीन्स यहाँ बोल सकते हैं ये जो मेरा टरबाइन है देखने में क्या होता है, इट लुक्स लाइक दिस। इसको हम बॉयलर बोल देते हैं। जो ये हीटिंग हो रहा होता है, जहाँ पे हम पानी को उबाल के स्टीम बना रहे होते हैं, दैट इज़ अ बॉयलर। जो ये रोटेट हो रहा होता है उसको बोलते हैं टरबाइन। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में। बेसिकली बहुत सारी फिन्स हैं, एक फिन नहीं है, बहुत ही सारी फिन्स हैं। सो दैट स्टीम आती है, ये रोटेट हो रहा है, ओके। और इसके साथ ही ना क्या होता है, इसका जो ये एक्सल है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है उसको डायनोमो से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, जो डायनोमो क्या हुआ है, मैंने क्या बताया था, इट्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रैक्टिकली क्या होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नी स्टीम आई, ये हमारा टरबाइन है, एक तरफ से स्टीम आई, टरबाइन को रोटेट किया, इसका शाफ्ट कनेक्टेड है जनरेटर से जिसको हम डायनोमो बोल रहे थे। जनरेटर इज बिगर थिंग दैन द डायनोमो, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और ये जो वायर है उसको ट्रांसमिशन के थ्रू आपके घर तक आ गया। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था, कैसे हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड हाउ जनरेटर वर्क्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन, ये जो वायर्स घर तक आते हैं उनको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। वो कहाँ तक आती हैं, सब स्टेशन तक। सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होते हैं, ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है, उसको क्या करते हैं हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर से आपके हाउस के मीटर तक क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी आपके घर में लगे वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो दिस इज़ द सीक्वेंस हाउ फ्रॉम अ बॉयलर मीन्स जहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ वन वे ऑफ कन्वर्टिंग फॉसिल फ्यूल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यदि मैं अपने घर में ना इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह मैं सुबह नहाने के लिए मैंने अपना पानी गर्म किया थ्रू अ गीज़र, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया, गीज़र को ऑन किया, 2 मिनट के अंदर पानी गर्म हो गया एंड आई टेक माई बाथ। आप देखेंगे द कन्वर्जन और या हीटिंग ऑफ वाटर इन अ गीज़र इज़ मच फास्टर, बहुत फास्ट होती है। उसमें कोई लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा होता है, बस इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रही है, अंदर कॉइल है, उसने पानी को गर्म कर दिया, राइट। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म कर लिया। वेयर एज उतना ही पानी से 20 लीटर वाटर का मेरा गीज़र है, 20 लीटर वाटर को मेरे को गर्म करने के लिए यदि मैं एलपीजी गैस यूज़ करता या मैं लकड़ी यूज़ करता, बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स, तो मुझे उसको गर्म करने में पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सेकेंड थिंग
कि मेरे को बहुत सारा जो है ना एलपीजी गैस यूज़ करनी पड़ती या कोयला या लकड़ी फॉसिल फ्यूल्स में ऐसे बोलूँ ज़्यादा यूज़ करना पड़ता एंड विच इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे मीन्स हो सकता है मुझे 2 kg से कोल यूज़ करना पड़ता टू हीट अप 20 लीटर ऑफ वाटर सो दैट मैं नहा सकूँ। वेयर एज मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई विद द सपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल ओनली, पर उससे मैंने बड़ी जल्दी फास्ट पानी गर्म कर लिया, तो मेरी इफ़िशियंसी ना इम्प्रूव हो गई। अब कैसे इम्प्रूव हो गई? वो इस तरीके से इम्प्रूव हो गई, जब हम बॉयलर के अंदर जब कोयले को यूज़ करते हैं, कोल मीन्स फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, सो द कंट्रोल्स आर वेरी वेरी गुड। आज की डेट में द टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस कि हम जरा सा कोयला बर्न करके वी जनरेट लॉट ऑफ स्टीम एंड एक बार स्टीम बन गई तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना इज़ वेरी इजी। सो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होते गए, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती गई। मीन्स मैं आधे kg कोयले से, पता लगा पहले मैंने क्या बोला था 2 kg से मैंने 20 लीटर्स वाटर कम किया। अब हो सकता है कि जब मैं सेम 2 kg कोल यूज़ करूँगा इन बॉयलर टू जनरेट स्टीम इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैं पता लगा हो सकता है कि मैं 100 ग्राम में ही उतना हीट जनरेट कर ले रहा हूँ, या मीन्स उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा हूँ जिससे 20 लीटर्स ऑफ मेरा वाटर गर्म हो जाए। दैट मीन्स द एफिशिएंसी हैज़ गॉन मल्टीपल टाइम्स। सेम चीज़ को लार्ज स्केल पे जब किया जाता है अंडर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एंड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो हमारी इफ़िशियंसी इंप्रूव होती है। तो ओवर द ईयर्स ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल्स को इफ़िशियंसी इंप्रूव करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई चीज़ें डेवलप की। जैसे कि फर्स्ट वन वी कॉल इट थर्मल पावर प्लांट, वो पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब थर्मल मीन्स क्या हुआ, हीट, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट मीन्स प्लांट इंडस्ट्री। वो प्लांट, वो इंडस्ट्री जहाँ बिजली बनती है विद द सपोर्ट ऑफ थर्मल मीन्स हीट एनर्जी से। देखने में कैसे लगते हैं? देखने में ये कुछ ऐसे लगते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वी हैव कोल एज अ फॉसिल फ्यूल, कोयला यूज़ होता है। कोयले को क्या करते हैं हम, क्रश करते हैं, ये माइन से आता है, उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम उसको बॉयलर में बर्न करते हैं, तो कोयले को ऐसे डालते हैं, वो बर्न होता है अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हाँ, जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हो तो कम कोल से आप हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो और चारों तरफ से बंद होता है तो हीट लॉसेस भी नहीं होते। उस हीट से हम क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कॉइल होती हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है, उस पानी को हम गर्म करते हैं। अब देखो एक कॉइल में पानी आ रहा है और ऐसे घूम के जा रहा है, पहले नीला मीन्स ठंडा पानी है और धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वो स्टीम को लाते हैं, उससे हम क्या रोटेट करते हैं, टरबाइन। जो अभी आपने टेनिस बॉल को टर्न किया था, तो ऐसे ही टरबाइन होता है। टरबाइन किससे जनरेट होता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विच गोज टू सब स्टेशन, जहाँ ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर से पावर लाइन में जाता है, फिर वो आपके घर तक आ जाता है। यहाँ तक तो पार्ट क्लियर है, ये ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला क्या है, क्योंकि जब ये स्टीम इसको घुमाती है, जब इसको रोटेट करती है, तो स्टीम को हम बाहर नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं उस स्टीम को नीचे लाते हैं एक कंडेंसर के अंदर। हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उस स्टीम को ठंडा करते हैं, सो दैट जो पीछे की स्टीम आ रही होती है और जैसे ही ये ठंडा होता है तो से 200 मीटर क्यूब ऑफ स्टीम आ रही है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसको यदि मैं ठंडा करूँगा हो सकता है आधा लीटर ही पानी बने। तो क्या हुआ कि हमने स्टीम को एंट्री करने के लिए यदि मैं निकालूंगा नहीं तो अंदर स्टीम आएगी नहीं, प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। मतलब ये इसका प्रेशर तो है ज़्यादा, पर यहाँ से निकालूंगा नहीं तो क्या होगा, एक बार टरबाइन घूमेगा ही नहीं। एज अ रिजल्ट क्या करते हैं, इस पानी को हम ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करते हैं, इसको भी एक हीट एक्सचेंजर बोला जाता है या कंडेंसर बोलो, उसमें कूलिंग टावर से ठंडा पानी इसमें स्प्रे करते हैं। जैसे ही ठंडा पानी स्प्रे करते हैं तो गर्म पानी क्या होता है, जो स्टीम आ रही होती है एकदम ठंडी होती है। जैसे ही वो ठंडी होती है दैट मीन्स द इनकमिंग स्टीम को रास्ता मिल गया, क्योंकि जो गैस फॉर्म में स्टीम होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसका वॉल्यूम कम होता है। एज अ रिज़ल्ट ये साइकिल हमारी चलती रहती है। फिर ये ठंडा होता है, इस ठंडे पानी को फिर हम मूव करा देते हैं यहाँ पे, फिर ये गर्म होता है। दैट मीन्स ये मेरा पानी ना तो वेस्ट हो रहा, वो पानी लिक्विड हुआ, लिक्विड से स्टीम हुआ, स्टीम से टरबाइन रोटेट हुआ, फिर वो स्टीम कन्वर्ट कंडेंस हुई वाटर फॉर्म में और ये आ गया। और ये इसको स्टीम को ठंडा करने में जो मेरा बाहर से पानी आ रहा है, दिस द सेपरेट वाटर, जो इस ट्यूब्स के बाहर चल रहा है वो भी गर्म होता है। उसको कैसे ठंडा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं। अब यदि आपने एक्चुअल में देखो, मैं इस कूलिंग टावर को देखो, ये है कूलिंग टावर। पहले ये लकड़ी के होते थे, आजकल ये सीमेंट के होते हैं, ऐसा डिज़ाइन होता है, बड़े बड़े कूलिंग टावर।
और ये जब हॉट वाटर को क्या ऊपर से स्प्रे करते हैं, वो जब नीचे गिरता है, और बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, उनसे जब फ़ैन क्या करते हैं, चारों तरफ से हवा लेते हैं या नीचे से हवा लेते हैं, तो हवा ऐसे ऊपर जा रही होती है, गर्म पानी नीचे गिर रहा होता है, तो गिरने में क्या होता है, वो हवा उसकी गर्मी को लेके बाहर निकल जाती है। सो लॉट ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम यहाँ पे भी, बट उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, पर स्टिल जो पानी ऊपर से गर्म पानी जब नीचे आया वो ठंडा हो गया, और उस ठंडे वाटर को फिर हम इसमें लाते हैं कंडेंसर में। सो दैट इज़ वाई दीज कूलिंग टावर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जितने बड़े होते हैं उससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग, यदि मेरा ये पानी जितना अच्छे से कूल होगा, मैं उतनी जल्दी स्टीम को कंडेंस करूँगा, तो मेरे ओवरऑल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी। क्लियर है? सो दीज आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। और ये सब चीज़ का कंट्रोल, कितना कोयला गिरना है, कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, कितना टरबाइन की स्पीड होनी है, क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय कंप्यूटर्स। एज अ रिजल्ट हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। और अब इस इलेक्ट्रिसिटी को कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, नहीं हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या, बल्ब आपने ऑन किया, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी जितना डिज़ाइनर ने बनाया होगा। उससे डिपेंड नहीं करता है कि आप गांव में यूज़ कर रहे हो या शहर में यूज़ करो। दैट मीन्स द एफिशिएंसी इज एवरीवेयर सेम, राइट? सो दिस इज राइट वन वे ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो यदि मैं थर्मल पावर प्लांट क्या बोलते हैं, द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न इन प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। थर्मल मीन्स हीट, फ्यूल को हमने बर्न किया, उससे हीट प्रोड्यूस की, इसलिए इस टाइप के प्लांट को क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। यदि हम इंडिया की बात करें तो मोर देन 65% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कम्स फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। जहाँ पे हम कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 65% जो है थर्मल पावर प्लांट से आता है, जहाँ पे हम कोयले को बर्न कर रहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो अब आपको समझ में आया कि हम फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम कोयला कहाँ जाता है, बॉयलर्स में। किन के बॉयलर में, थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर्स में। 85 ऑफ द कंट्रीज थर्मल पावर जनरेशन बीइंग कोल बेस्ड। 85% ऑफ कंट्रीज थर्मल पावर जनरेशन बीइंग कोल बेस्ड। अब ये हीट प्रोड्यूस करना है, कोयले से हीट प्रोड्यूस करूँ या कोयले के अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है ना जिसको मैं बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो जो 65% हीट प्रोड्यूस हो रही है, पहली बात तो थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस करके किसी चीज़ को बर्न करके बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। जो मैं बर्न कर रहा हूँ उसका 85% इस कोयला, कोल बेस्ड है, वो कोयला यूज़ कर रहे हैं। बहुतों में हम लकड़ी भी बर्न करते हैं, राइट? बहुतों में हम राइस हस्क भी बर्न करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्न करके आप स्टीम जनरेट कर सकते हैं। अब यदि हम इंडिया के बड़े बड़े पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश में है इज़ द बिगेस्ट वन। उसकी कितनी पावर है, 4760 मेगावाट, करीब करीब 5000 मेगावाट का है ये। इट्स वेरी बिग, इज़ द बिगेस्ट वन इन इंडिया। सेकेंड वन है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, गुजरात में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4620 मेगावाट। अनदर वन इज मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये भी गुजरात में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4000 मेगावाट। एंड द फोर्थ वन इज सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, वो भी एमपी में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 3960 मेगावाट। तो इन टोटलिटी करीब 5000 के आसपास इज़ द बिगेस्ट वन वी हैव इन इंडिया। ऐसे तो बहुत सारे पावर प्लांट हैं, बट दीज आर द टॉप 4 थर्मल पावर प्लांट्स विच आर बेसिकली कोल बेस्ड, जो बिजली बना रहे हैं। कैसे, कोयले से स्टीम बनाई, स्टीम से टरबाइन घुमाया, टरबाइन ने जनरेटर घुमाया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। कभी मौका मिले तो देख के आना। और भी कोई तरीके होते हैं efficient way of generation electricity? Yes, there are many. The another is called hydro power plant. Hydro power plant में means hydro means पानी, power means electricity plant. वो plant जहाँ पर बिजली बनती है किससे? With the use of water, hydro. अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि हमारे बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं हम नदियों पे, राइट? और नदियों पे जब डैम बनाते हैं तो पीछे क्या होता है, पानी आके इकट्ठा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वायर। भर लिया टैंक में पानी, उस पानी को क्या करते हैं, टनल होती है, अंदर टनल बनाते हैं, पाइप्स के होते हैं, सॉलिड पाइप्स या फिर सीमेंट के पाइप्स। इस पाइप से क्या है, पानी आता है और ऐसे घूम घूम के आता है और यहाँ पे एक टरबाइन होता है। जैसे हम स्टीम से टरबाइन को घुमा रहे थे प्रीवियस केस के अंदर,
यहाँ पे क्या करना है, लिक्विड वाटर से ही इस टरबाइन को पुश करेंगे। तो पानी की जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, जो पानी आ रहा है बड़े प्रेशर से, वो क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है और ये पानी को वापस कहाँ छोड़ देते हैं, नदी में। तो मीन्स ये नदी का फ्लो को हमने रोका, एक डैम बनाया, पानी का हाइट बढ़ गया, उसमें एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, उस वाटर की एनर्जी को यूज़ किया, उससे हमने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमा तो ऊपर जनरेटर है, जनरेटर घुमा तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, एंड दैट इज कनेक्टेड टू पावर लाइन और ट्रांसमिशन लाइन, एंड दिस इज व्हाट दिस कन्फिगरेशन इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। Since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, hydropower is a renewable source of energy. तो इसको भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जबकि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। यहाँ पे हर बार बारिश होगी, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे पानी को हम कंज्यूम करते जाएंगे पानी कम होता जाएगा। इसलिए बहुत बार क्या होता है, यदि जब बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे फिर एक लेवल पे आने के बाद पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है। अदरवाइज यदि रेगुलर रेन है और हमारा ये लेवल मेंटेन है रिजर्वायर के अंदर, वी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो इसके कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज भी हैं हाइड्रो प्लांट बनाने के, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, राइट। सो क्या है वो, द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन द हिली टेरियंस। मतलब ऐसा नहीं है जहाँ नदी में आपने डैम बना दिया, डैम ज़्यादातर वहाँ बनाते हैं जहाँ पे हिली एरिया होता है पहला। क्यों, फ़ायदा क्या है, दोनों तरफ यदि हिल है तो डैम बनाना ईजी होता है, सो दैट आपके रिजर्वायर में पानी आप ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, पहली चीज़। और ऐसे प्लेसेस हर जगह नहीं है, ऐसी तो नहीं है हज़ारों नदियाँ हमारे देश में। तो क्या दूसरा डिसएडवांटेज है, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशंस आर टू बी सेक्रीफाइस एज दे गेट सबमर्ज्ड। जब आप डैम बनाएंगे पानी बढ़ेगा, पीछे डैम में चारों तरफ जो आसपास के गांव होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होगा, सब डूब जाएगा पानी में। ये इसका एक सबसे मेजर एक क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है। अनदर एक डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन समर्स अंडर द वाटर इन डैम। जब डैम बन गया, पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ, तो पीछे का बहुत बड़ा इकोसिस्टम मतलब जमीन हुई, पेड़ पौधे हुए, चिड़िया हुई, जानवर हुए, सब समर्ज हो गए। जब सब डैमेज हो गए फिर उसको आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप ये डैम को तोड़ दें और फिर वाटर को फिर फ्री फ्लो होने दें रिवर के अंदर। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज्ड रॉट्स अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड गिव राइज टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन विच इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। तो जो भी डैम बनाते समय जितने पेड़ पौधे डूब गए पानी में और डूबने से वो सड़ने से क्या हुआ, मीथेन गैस बनी। ये सिम वही गैस होती है जो आप देखोगे सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े ना डंप यार्ड होते हैं, जहाँ पे पूरे सिटी का गार्बेज आके डाला जाता है, डंप किया जाता है। वहाँ एक बड़ी अजीब सी बदबू सी निकलती रहती है और बहुत बार आप देखो उसमें आग और धुआं निकलता रहता है। क्यों, कौन सी गैस होती है वो, मीथेन गैस, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। एक मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्या होगी तो क्या होगा, इट इम्पैक्ट्स द ग्रीन हाउस। सिंपल है, रेशो वेरी करेगी तो हमारे सारे सीजन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है एक, जितने बड़े डैम बनते हैं उतना ज़्यादा एरिया पानी के अंदर आता है, उतने गांव शहर उसमें डूब जाते हैं, तो आपको उनको रिहेबिलिटेट करना होगा, उनको दूसरी जगह बसाना होगा लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बचपन से आपके दादा परदादा जिस गांव में रहते हुए आए और आपने किसी ने डैम बना दिया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनी, दैट इज़ गुड पार्ट। उससे एक और फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत जगह नहर बना के कुछ लोगों के पानी दे सकते हैं, सूखे एरिया में पानी पहुंचा सकते हैं। बट जिनके घर डूबे, जिनके खेत डूबे, उनको रिहेबिलिटेट करना इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए टेहरी डैम ऑन द गंगा रिवर। जब ये टेहरी डैम गंगा रिवर पे बनाया गया पहाड़ों में हिमालय के अंदर, इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड, बहुत सारे गांव उसके अंदर डूब गए। लोगों ने बोला जितना इससे बिजली नहीं बनेगी, जितना इससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान बाकी चीज़ों का होगा। बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि शहरों में बिजली चाहिए, लोगों ने वहाँ डैम बना दिए। अनदर इज सरदार सरोवर और नर्मदा डैम। दीज आर द फ्यू बिगर वंस, जिसका बहुत विरोध हुआ। मेघा पाटकर आप जानते होंगे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। लोग बहुत बहुत दिन तक पानी में खड़े रहे कि नहीं, हम अपने घर को डूबने नहीं देंगे। पर अल्टीमेटली
वो सक्सेसफुल नहीं हुए एंड द डैम्स वर मेड। बट यदि हम देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ एंड वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड एज अ रिज़ल्ट जब हमने डैम्स बनाए तो उनको बोला गया द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, और उनको इतना सम्मान दिया गया कि आप 100 रुपीज़ के नोट पे देखें तो यू विल फाइंड द डैम की फ़ोटो मिलेगी ओल्ड नोट्स में। यहाँ तक कि जैसे भाखड़ा नागौर डैम बना था, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, उसके लिए तो स्टैम्प्स भी बनाई गई जो आप देख सकते हैं। मतलब ये उनको रेस्पेक्ट देने के लिए दिया गया। जैसे हम अपने मंदिरों को देते हैं तो हमने बोला नए भारत के ये मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनसे लाखों लोगों को पानी मिला, देश में फसलें हुई, हरित क्रांति हुई, एंड एज अ रिज़ल्ट सब लोगों को फूड मिला, राइट। और यदि हम इंडिया के टॉप 5 सच डैम्स को देखें जिनसे हम क्या बनाते हैं, हाइड्रो पावर बनाते हैं, मीन्स बिजली बनाते हैं, पानी से हम बिजली बनाते हैं, तो उनमें देखेंगे तो नंबर 1 इज़ टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। द अनदर इज कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसकी कैपेसिटी है 960 मेगावाट। द थर्ड वन इज सी साइलैम हाइड्रो पावर प्लांट, उसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट। द फोर्थ इज नथपा जक्री हाइड्रो पावर प्लांट 1500 megawatt, and the Sardar Sarovar hydroelectric project is capacity is 1450 megawatt. So compared to fossil fuels, हाइड्रो पावर प्लांट की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट स्टिल दीज आर द टॉप 5 वन। एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बिजली के अलावा मेन पर्पस क्या होता है, पानी का यूसेज और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ड्राई लैंड्स, दैट इज़ द मेन पर्पस, राइट। बट स्टिल हाइड्रो पावर में पानी में क्योंकि ताकत होती है, उस ताकत से हमने व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रो पावर इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज हर रेन में डैम भर जाते हैं। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने टरबाइन को घुमाया, बिजली बनाई, एक बार हमने कोयले को जलाया, दैट मीन्स थर्मल पावर प्लांट। इस बार हमने टरबाइन को किससे घुमाया, पानी से घुमाया, दैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। बट ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारे एडवांसमेंट किए हैं एंड वी यूज़ अदर टाइप ऑफ फ्यूल्स आल्सो सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, एंड दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बायोमास। बायो मीन्स जो हमारे डे टू डे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। बहुत सारे जंगल हैं, हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न, कॉफ़ी, राइस, रेसिड्यू, लाइक राइस और वीट हस्क, भूसा बोलते हैं ना जिसको, तो उसको होता है, उसको जला के भी हम बिजली बना सकते हैं। ऑलिव पिट्स, ऑलिव ऑयल जो निकलता है उसके जो पिट्स होते हैं उसका भी मतलब भूसा टाइप का बन जाता है, उसको भी जला के बना सकते हैं। नट शेल्स, बहुत तरह के नट शेल्स होते हैं, उनमें से आप नट्स को जो काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा, जो स्क्रैप बचा, उसको भी बर्न करके आप यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लाइक को आपके नट शेल में ये होता है अखरोट, अखरोट का बीच का हिस्सा तो आपने खा लिया, तो वट एवर इज रिमेनिंग, इसको इफ़ यू बर्न इट्स अ बायोमास बाय विच यू कैन जनरेट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन प्रोड्यूस हीट। जैसे वाइन बनती है, शराब बनाते हैं तो अंगूर यूज़ होते हैं, तो उनकी जो प्रूनिंग वेस्ट बचता है उसको भी वी कैन यूज़ एज अ बायोमास। काउ डंक, जो हम चूल्हे में कंडे यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके भी वी प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। बगैस, जैसे ईंख होती है, ईंख से जब जूस निकाल लेते हैं, गन्ने से जब जूस निकाल लेते हैं, वट एवर इज़ द रिमेनिंग पार्ट, उसको भी हम बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर ऑल बायोमास। और भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी झाड़ियाँ जो बेकार हो गई हैं, दोज आर ऑल बेसिकली वट दे वी कॉल देम बायोमास। मीन्स वो मास जिसको बर्न करके जो हमारे अर्थ में अवेलेबल है, जो पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं, उन जिनका भी वेस्ट बचा उसको बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बायोमास इज़ अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन विच ऑर्गेनिक मैटर इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। इट इज़ वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल, क्योंकि ये बार बार फसलें लगेंगी, बार बार पेड़ पौधे होंगे, तो ये कंटिन्यूस साइकिल है। इट इज़ नॉट वन टाइम कि एक बार प्रोड्यूस हुआ फिर नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा मिलता रहेगा। सो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज ओरिजिनेटेड इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, आइदर स्पॉन्टेनियस और प्रोवोक्ड। कुछ झाड़ियाँ अपने आप होती हैं, कुछ हम लगाते हैं प्रॉपर वे में, ये भी एक है। बायोमास एनर्जी अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द सन। बेसिकली बायोमास की जो एनर्जी कहाँ है, पेड़ पौधे क्यों हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी तो ये पेड़ बड़े हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वी से द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन।
Through photosynthesis, the plant kingdom absorbs and stores part of the solar energy that reaches the earth. That is why we are saying it is coming from sun. The plant cells use solar radiation to form organic substance from a simple substances and CO2 present in the air. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, एज अ रिजल्ट दे स्टोर दैट एनर्जी अल्टीमेटली, जिसको हम बायोमास बोलते हैं, और इसको बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी. एंड ये बायोमास हम कहाँ बर्न करते हैं? हम बर्न करते हैं पावर प्लांट्स में, सो दैट वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज इन प्लेस ऑफ कोल व्हाट वी आर सेइंग कि वी कैन यूज बायोमास टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब बायोमास में जैसे ये काऊ डंक है, एक और भी तरीका होता है कि आप इसको बर्न ना करके कुछ और एक प्रोसेस की जाती है, सो दैट you produce still electricity but in a different way. And what is that way? That way is called biogas plant. Biogas plant means आपने गोबर को लिया, उसकी स्लरी बनाई, उस स्लरी को एक पिट में डाला. दिस इज द डिज़ाइन ऑफ अ बायोगैस प्लांट, वेयर जब आप स्लरी को मिक्स करते हैं, किसकी स्लरी? काऊ डंक और वाटर मिक्स किया, दैट इज कॉल्ड स्लरी. और वो स्लरी इस टैंक के अंदर आई, जिसमें कि स्टील टैंक लगा हुआ है, राइट. और जब वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती जाती है, सो अ रिएक्शन स्टार्ट्स. वो कैसे रिएक्शन होता है? एनोब्रिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काऊ डंक स्लरी. काऊ डंक की जो स्लरी है, उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको वो तोड़ना शुरू करता है. कौन शुरू करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन है, उनको चारों तरफ से देखो बंद है, कहीं से ऑक्सीजन आ नहीं सकती. तो यहाँ पे वो एनॉर्बिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो होते हैं, एनॉर्बिक मीन जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स वो काऊ डंक को ब्रेक करना शुरू करते हैं. एज अ रिजल्ट आफ्टर फ्यू डेज इट जनरेट गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. तो 3-4 तरह की गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं. तो यहाँ पे टैंक में ऊपर वाले पोर्शन में इकट्ठा होना शुरू होती हैं. एंड द मेन गैस इज मीथेन. थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुई? जो हम सल्फर डालते हैं, खाद डालते हैं, उसमें सल्फर होता है, तो वो भी आ जाता है काऊ डंक में. तो वही सारी चीज़ें हैं. अब ये गैस जनरेट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इकट्ठी हो रही है. अभी हमारी ये वॉल बंद है, तो यहाँ प्रेशर बनना शुरू हो रहा है, राइट. नाउ द बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन. जो मैंने ये चारों गैस निकली उसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है? मीथेन की है ना. इट इज़ एज हाई एज 75%. एंड मीथेन इज़ अ वेरी गुड एक्सीलेंट फ्यूल. इसको आप जलाओगे तो बिल्कुल लाइक एलपीजी बर्न होता है. इट बर्न्स विदाउट स्मोक लाइक एलपीजी, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड, चारकोल और कोल बर्निंग. कुछ भी चीज़ जैसे एलपीजी बर्न होती है एग्जैक्टली वैसी बर्न होती है. इट्स हीटिंग कैपेसिटी हाई. हीटिंग कैपेसिटी इज हाई मीन्स 1 kg या 1 लीटर ऑफ मीथेन से आप जितनी हीट जनरेट करेंगे या किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे, वो जो है हो सकता है आप बहुत सारा काऊ डंक लें या बहुत सारे अदर बायोमासेस लें, उससे उतना नहीं होगा. पर मीथेन इस मीन्स कहने का मतलब ये हुआ इसकी कैलोरिक वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई. जरा सा मीथेन से आप बहुत सारी चीज़ें बर्न कर सकता हूँ. लाइक एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल, एग्जैक्टली सेम वे में मीथेन इज़ अ वेरी गुड, और या बायोगैस बोलेंगे उसको. The slurry left behind is removed periodically and used as an excellent manure rich in nitrogen and phosphorus. तो जो काऊ डंक के बाद जो गैस तो निकल गई, जो बचा उधर को साइड से निकालते रहते हैं. वो एक खाद का काम करता है और बहुत बढ़िया खाद होता है. यदि आप गोबर को डायरेक्टली खेत में डाल दो तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें कीड़े जनरेट हो जाते हैं. एंड वो कीड़े क्या करेंगे? आपके फसल को भी खा जाएंगे. इसलिए आपने ना गाँव वगैरह में देखा होगा, गांव के आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े गहरे गड्ढे होते हैं, और उन गड्ढों के अंदर हम काऊ डंक को डालते रहते हैं. एंड धीरे 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 उनके अंदर बेसिकली अगेन द सेम रिएक्शन स्टार्ट्स. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ वो टैंक ऊपर से ओपन होते हैं, तो मीथेन और जो भी गैस निकल रही होती हैं वो ऊपर हवा में चली जाती हैं. एंड वट एवर रिमेन्स इज़ बेसिकली इज़ वट मैन्योर. पर वो प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, राइट, और हमको खाद मिल जाता है. तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ जनरेटिंग मैन्योर. बट दिस इज़ अ फास्टर वे एंड अ बेटर वे, जहाँ पे हमको खाद के साथ साथ क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग अ गैस विच इज़ वेरी गुड और एक्सीलेंट फ्यूल वी कैन से. तो बायोमास गैस प्लांट ये भी एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई. इस गैस से ना इसके लैंप्स भी आते हैं.
जिनसे आप गैस लैंप्स बोलते हैं, बायोगैस लैंप्स, उनको आप जलाएंगे, उनसे लाइट भी जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप एक बार को एलपीजी से लैंप नहीं जलाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट इज़ वेरी हाई, वेयर एज बायोगैस उसकी जो कॉस्ट होती है, जनरेशन कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम। तो अब क्या है, उससे आप लाइट भी जला सकते हैं। आप बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, सो इट इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ जनरेटिंग लाइट। आपके यहाँ बिजली हो ना हो, पर इससे आजकल तो कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। यू कैन यूज़ दिस गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? आप एक जनरेटर को चलाते हैं, जो बायोगैस बेस्ड जनरेटर्स होते हैं उनमें इंजन लगा होता है, राइट? सो यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। वेरी गुड। Now the another form of conventional energy is called wind energy, and basically in wind energy we use the kinetic energy of the wind to do the work, and such type of thing is called a windmill, जिसके अंदर कुछ ऐसे ब्लेड्स होते हैं, जो हवा आती है तो ये रोटेट होते हैं। एंड इफ़ यू गो टू द कंट्री कॉल्ड डेनमार्क, तो वहाँ पे आपको n नंबर ऑफ विंड मिल्स मिलेंगे। एंड डेनमार्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। विंड्स मीन्स विंड मिल्स। ये तो पुराने टाइप की विंड मिल है, राइट? इस विंड मिल से क्या करते थे, नॉर्मली पहले आटा पीसते थे या पानी निकालते थे, पंप्स लगाते थे पंपिंग के लिए। आज की डेट में जो विंड मिल्स होते हैं, दे लुक स्लाइटली मॉडर्न और काफ़ी बड़ी होती हैं। कंक्रीट के स्ट्रक्चर की जगह मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, एंड एक डिसर्टेड एरिया जहाँ पे विंड की स्पीड इज़ वेरी हाई, वहाँ पे लगाई जाती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर कहाँ है, ज़्यादातर आप जाएंगे रेगिस्तान में, जैसलमेर, अजमेर, उस साइड के एरिया में जाएंगे, बॉर्डर एरिया में, रेगिस्तान के अंदर। सिमिलरली इफ़ यू गो टू द सी बीच या सी में काफ़ी अंदर देखेंगे, द स्पीड ऑफ द विंड इज़ वेरी हाई, तो वहाँ पे भी ऐसी विंड मिल्स लगाई जाती हैं। एंड जब विंड मिल्स को एक स्टैंडर्ड पैटर्न में एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाया जाता है, सच टाइप ऑफ फार्म्स आर कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म्स। तो ये भी एक खेत की तरह है, जहाँ पे हमने किसकी खेती कर रहे हैं, एक तरह से बोला जाए विंड मिल्स की खेती कर रहे हैं, या हम विंड मिल्स लगा रहे हैं, राइट? जैसा मैंने आपको बताया, विंड मिल्स क्या होती हैं, पंपिंग ऑफ वाटर के लिए काम यूज़ करते हैं। आज की डेट में डेनमार्क में जितनी भी पुरानी विंड मिल्स हैं, मोस्टली दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, पंपिंग द वाटर, क्योंकि उनका जो सी लेवल से उनका जो लेवल है कंट्री का, वो नीचे है। तो उनके देश में हल्की सी बारिश हुई, डूबने का खतरा रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पंप करते हैं पानी को और रिवर्स से वापस समुद्र में भेजते रहते हैं। फॉर दैट दे यूज़ विंड मिल्स। रनिंग ऑफ फ्लोर मिल्स, पुराने ज़माने में आटा चक्की भी इसी से चलाई जाती थी। आजकल तो यू हैव मोटर इलेक्ट्रिसिटी, सो नॉट रिक्वायर्ड। एंड नाउ डेज मोस्ट ऑफ द विंड मिल्स जितनी भी सी में लगती हैं या बड़े बड़े फार्म्स बनते हैं, विंड एनर्जी फार्म्स, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और विंड मिल्स को चलाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी हैं आज की डेट में, तो विंड की मिनिमम स्पीड जो है शुड बी ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। मीन्स उन्हीं एरिया में लगाने हैं जहाँ पे काफ़ी विंड की स्पीड हाई हो, नियर द सी, इनसाइड द सी, और बैरन लैंड्स, स्पेशली इन डेजर्ट्स। और आप देखेंगे कि 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि आपको जनरेट करनी है, द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो 2 हेक्टेयर मीन्स कितना, 1 हेक्टेयर मीन्स क्या था, 100 मीटर बाई 100। तो 2 हेक्टेयर क्या हो गया, 100 मीटर बाई 200 मीटर। उतना उसमें आप ये लगाएंगे तो एटलीस्ट 3-4 तो लग ही जाएंगे। So you require so many windmills to generate 1 megawatt of electricity. The initial cost of establishment of the farm is quite high. Means windmill की एक windmill की cost is very high. तो it's a costly affair. पहले तो इसलिए ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ लगाते थे, आज की डेट में बिकॉज इट इज़ जनरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, सो इट जनरेट मोर एनर्जी। तो अब तो इंडिया में भी ये बनने लगी है। And high level of maintenance, not only the initial cost, the maintenance cost is very high, means wear and tear होता रहता है, उसको रिपेयर करो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ गई तो इसमें करना पड़ता है। यदि आप विंड मिल में देखेंगे ना, तो ये जो, तो इसके तो ये ब्लेड्स हो गए, ब्लेड्स के पीछे एक टरबाइन होता है। हाउ इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये इसके 3 ब्लेड हो गए, उसका ये जो शाफ्ट है कनेक्टेड टू अ गियरबॉक्स। गियरबॉक्स क्या करता है, विंड मिल घूमती है धीरे धीरे, उससे गियर बॉक्स घूमता है। गियर बॉक्स क्या करता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता है। एज अ स्पीड इंक्रीज़ करने के दिस इज़ द जनरेटर, और ये जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसके जो वायर्स हैं इसके सेंटर में से होके कहाँ जाते हैं, जिस भी नियरेस्ट सब स्टेशन में, और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके घर में पावर आ जाती है। सो दिस इज़ हाउ द विंड टर्बाइन क्रॉस सेक्शन, मतलब हमने क्रॉस सेक्शन मीन्स हमने उसको कट करके आपको दिखाया
एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ विंड टर्बाइन। तो ये विंड का एक टर्बाइन है, विंड मिल, टोटलिटी में इसको विंड मिल बोलते हैं। क्लियर? वेरी गुड।